मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने देखा कि कल क्या हुआ कि छत्तीसगढ़ पुलिस पीएचक्यू पुलिस हेडक्वार्टर जो है आपका रायपुर, उसने क्या किया है, आपका एसआई मेंस का सिलेबस रिलीज कर दिया। ठीक है, तो मैं फिर से बोलूंगा कि एक बार फिर से माता का जगराता चालू कर दें, अंबिकापुर रतनपुर महामाया देवी से मन्नत मांग ले कि एन केन प्रकार मेंस परीक्षा हो जाए। ठीक है, जल्द से जल्द आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए और मेंस परीक्षा हो जाए। मेंस परीक्षा में करना क्या है, अपने को क्या क्या सिलेबस है उसी के पे बात करते हैं, चर्चा करते हैं अपन थोड़ा सा। तो इसमें क्या क्या पोस्ट है, सबसे पहले तो वो देख लेते हैं। तो इसमें सूबेदार का पोस्ट है, उप निरीक्षक का पोस्ट है, प्लाटून कमांडर का पोस्ट है। ठीक है, इसके लिए 3 अलग अलग आपका सिलेबस डिजाइन किया। जो कॉमन सिलेबस है उसकी मैं बात करूंगा और बाकी सिलेबस पे भी मैं बुक बता दूंगा आपको कि क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो ये जो कॉमन सिलेबस है आपका, हिंदी हिंदी तो था ही, हम पहले से सोच के चल ही रहे थे। अच्छा, इससे पहले क्या हो रहा था कि मेंस का सिलेबस डिफाइन नहीं था। ठीक है, और बहुत सारे बच्चों के पास ना पुराना सिलेबस भी नहीं मिल पा रहा था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी नहीं मिल पा रहा था, तो तैयारी बहुत भटक के कर रहे थे लोग। ठीक है, कि क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी ही पढ़े जा रहे हैं, क्या हिंदी में आ जाएगा, कुछ डिफाइन नहीं था। लेकिन अब ये सिलेबस आने से ना हमारा जो तैयारी है वो स्पेसिफिक हो पाएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे कि सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कर पाएंगे, उससे भटकेंगे नहीं, वो बहुत जरूरी है आपका। ठीक, तो हिंदी में देखिए, हिंदी एकदम सिंपल है, कुछ है नहीं हिंदी में। हिंदी का जो स्टार्टिंग का है कि हिंदी कहां से आया, क्यों आया, हिंदी के साथ अन्य भाषाएं कौन कौन सी बनी, क्या है, वर्णमाला, क ख ग घ अंगा, मुंह से क्या कौन सा बोलते हैं अपन, ठीक है, तालु से कौन सा बोलते हैं, वही सारी चीजें होंगी। पर्यायवाची विलोम रात भर में याद नहीं होगा, इसको हमेशा पढ़ते रहिए, लगे रहिए इसके साथ। ठीक, तत्सम, तद्भव, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, वही पुराना हिंदी है आपका। इसके बाद इसमें जो देखने लायक चीज है, ठीक है, वो है कि क्या एक्स्ट्रा पढ़ना है। ठीक है, तो रस, छंद, अलंकार एक्स्ट्रा पढ़ना है। एक चीज और याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ी भी ऐड हो गया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज भी ऐड है, छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज भी आपको पढ़ना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में स्पेशली यहाँ पे लोकोक्ति और मुहावरे की बात की गई है, लेकिन हो सकता है कि छत्तीसगढ़ी का एक हिडन सिलेबस हो, उसमें से भी कुछ पूछ ले, तो ये इसके लिए आप ये नहीं बोल सकते ये आउट ऑफ सिलेबस हो गया, ऐसे नहीं कर सकते आप। ठीक है, आपको थोड़ा सा छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज पे फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध कवि, लेखक, ये तो क्वेश्चन आपका बन ही रहा है, सिलेबस में मेंशन ही है। तो छत्तीसगढ़ी से 2 टॉपिक हो गया, तो बट ऑब्वियस है कि इधर उधर से थोड़ा सा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, तो इसके लिए आप एकदम परेशान नहीं होंगे। ठीक, तो ये हो गया। इसके बाद एक नया चीज ऐड हुआ है, ये जनरली आपका ऐसा जो तैयारी करने वाले रहते हैं वो ध्यान नहीं देते कि काव्य की परिभाषा, भेद, मुक्तक काव्य, प्रबंध काव्य, महाकाव्य, खंड काव्य। ठीक है, तो इस पे आपको लिस्ट फोकस करना है। ठीक है, इस पे आपको कम से कम समय देना, ये नहीं कि अब 2 महीना रामायण महाभारत, ठीक है, महाकाव्य 5-5 महाकाव्य याद करने लगे, कालिदास बन गए। ठीक है, तो कालिदास बन जाएंगे, ऐसा ही नहीं बन पाएंगे, तो इस पे आपको सबसे कम फोकस करना है। ठीक है, अगर एक आध क्वेश्चन आता भी है, अगर बना तो बना, नहीं बना तो किसी से नहीं बनेगा। ठीक है, कोई इतना आपका प्रबंध काव्य, महाकाव्य, खंड काव्य फोकस नहीं करेगा। इसके बाद ये आपका बोनस है, गद्यांश पद्यांश प्रैक्टिस कर लीजिए, एक आध इधर उधर का पेपर लेके। ठीक है, शीर्षक सारांश एवं जो भी प्रश्न रिलेटेड रहेंगे उससे ये हो जाएगा। बुक कौन कौन सी पढ़नी है हिंदी के लिए, तो हिंदी के लिए हिंदी ग्रंथ एकेडमी ले लो भैया। ठीक है, हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो किताब आती है, ठीक है, हिंदी स्पेशल के लिए, हिंदी विशिष्ट के लिए, ये रख सकते हैं आप। ठीक है, इसके बाद छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज के लिए भी सेम पब्लिकेशन हिंदी ग्रंथ एकेडमी का ही किताब लेकर के आप तैयारी अपना स्टार्ट कर दीजिए। तो ये इससे हिंदी कवर हो जाएगा। हिंदी कवर हो गया तो फिर आगे चलते हैं हम लोग इंग्लिश की तरफ। इंग्लिश में बहुत ज्यादा परेशान होने जैसा कुछ है नहीं, क्योंकि एस्से राइटिंग है। एस्से राइटिंग के लिए आप बस प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप वोकैब सेलेक्ट कर सकते हैं कि क्या अच्छे वर्ड्स बोले, और तो कुछ विशेष करेंगे नहीं एस्से राइटिंग के लिए। हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, ये भी बोनस टाइप का हो जाएगा। टेंस, मॉडल्स, आर्टिकल्स, जब से आपने जन्म लिया है और जब से आपने अंग्रेजी सीखना चालू किया तब से ये चालू हो जाता है, और उसी टाइम से चालू हो जाता है वॉइस और नरेशन भी, लेकिन ये आज दिन तक लोगों से बन नहीं पाता। तो ये 2 टॉपिक पे फोकस कीजिए, इन 2 टॉपिक से क्वेश्चंस भी बनते हैं। ठीक है, प्रीपोजिशन और क्लॉजेस भी ऐसे देख लीजिए। इंग्लिश पढ़ने के लिए आपको बहुत ज्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप लुसेंट की इंग्लिश ले सकते हैं। ठीक, इंग्लिश के लिए आप एक तो लुसेंट की इंग्लिश कवर कर लो, इसमें अति इंग्लिश दे दिया है। ठीक है, तो इतना भी नहीं पढ़ना चाहते तो कोई भी एक 10th का भैया ग्रामर का बुक उठा लीजिए और 10th का ग्रामर का बुक पढ़ दीजिए। ठीक है, कहीं का भी अपने छोटे भाई बहनों को बोलो कि 10वीं का जो ग्रामर वाला किताब है उसको आपको 1 हफ्ते के लिए दे दे और ये चीजें आप कवर कर लो उससे। ठीक है,
स्पेशली फोकस करना, वॉइस नरेशन कितना भी तैयारी कर लो, ये जो दो टॉपिक है इससे क्वेश्चन आपके गलत हो ही हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। आगे का सिलेबस सामान्य ज्ञान एवं अध्ययन का है, ठीक है। तो सामान्य ज्ञान एवं अध्ययन में पहला है आपका सामान्य विज्ञान, ठीक है। सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान में क्या क्या चीजें हैं, भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। फिर आगे आपका फर्दर डिस्क्राइब कर दिया है कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अब लगे भौतिकी पढ़ने, एमएससी की किताब उठा के भौतिकी पढ़ दी तो उतना भी नहीं पढ़ना है, सिंपल क्या पढ़ना है, आविष्कार एवं खोजें। अगर आपको पता हो कि कभी कभार बस में चढ़ के जो किताब बेचने वाला 10 रुपए में सामान्य ज्ञान का किताब नहीं बेचता, तो बस ये वही वाला विज्ञान है आपका, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। आप C3 C4 साइकिल पढ़ना चालू कर दिए बायो में, ठीक है। केमिस्ट्री में लगे पीरियोडिक टेबल याद करने आप, ठीक है, एक एक एलिमेंट के बारे में जानना चालू कर दिए, तो ये सारा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है आपको। सिंपल एक किताब उठा लीजिए, ठीक है, जिसमें जनरल नॉलेज हो आपका, ठीक है। जनरल स्टडी नहीं है, जनरल नॉलेज है, साइंस, ध्यान दीजिएगा। तो इसके लिए मैं आपको बोलूंगा कि ना लूसेंट का जो समग्र वाला रहता है, ठीक है, पूरा लूसेंट की जो एक बुक आती है जिसमें आपका पूरा सामान्य अध्ययन रहता है, पूरा सामान्य ज्ञान रहता है एक्चुअली, ठीक है, तो उससे इस टॉपिक को कवर करिए। और उसमें भी बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, पूरा जो वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन है उसको पढ़ लो, ठीक है। वन लाइनर क्वेश्चन जो भी आपका वो पढ़ लो सामान्य विज्ञान के लिए, इससे आपका सामान्य विज्ञान पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इस वन लाइनर का आप नोट्स भी बना सकते हैं, आप कहीं वीडियो भी देख सकते हैं, आप एमसीक्यू ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करिए, इससे ना आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। एमसीक्यू, ठीक है, खास करके एसएससी, बैंकिंग, रेलवे का जो एमसीक्यू रहता है सामान्य विज्ञान से रिलेटेड, आप उसको ले लो, आप उसको देख करके बनाना चालू करो, ठीक। इसके बाद फिर आगे बढ़ जाइए, आपका प्राचीन भारत का इतिहास है, ठीक है, प्राचीन भारत का इतिहास है, आधुनिक भारत का सामान्य इतिहास है, बेसिक बेसिक चीजें पूछी जाएंगी आपसे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन डीप में जाके नहीं होगा, ठीक है। अब डीप में जाके क्वेश्चन आ गया तो आपकी किस्मत खराब है बोल सकते हैं, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग है कि जनरल हिस्ट्री, ठीक है, सामान्य इतिहास की बात की जा रही है, वो सामान्य इतिहास सबसे बनता है, ठीक। इसमें एक चीज मेंशन नहीं है, मध्यकालीन इतिहास। तो अकबर, बाबर, अलाउद्दीन से मुक्ति मिल जाएगी, मध्यकालीन इतिहास इसमें नहीं है। लेकिन एक चीज याद रखना, हिडन सिलेबस नाम का भी एक चीज होता है, ठीक है, जो सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन नहीं है लेकिन क्वेश्चन वहां से बनते हैं। अब पूछ दिया कि कुतुब मीनार कौन बनवाया था, अब लगे सर पटकने वहां डेस्क बेंच पे, क्या है गुरुजी मध्यकालीन इतिहास तो था नहीं, कैसे आ गया, ठीक है। तो मध्यकालीन इतिहास नहीं था भाई, लेकिन आर्ट एंड कल्चर के नाम पे वो आपसे पूछ सकते हैं। तो इससे जो भी साहित्य के थोड़े से क्वेश्चंस हो जाएंगे, लिटरेचर के थोड़े से क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है, मॉन्यूमेंट्स के, स्मारक के जो क्वेश्चंस हो जाएंगे, थोड़ा सा देख लीजिएगा, ऊपर ऊपर से मध्यकालीन इतिहास देखने की जरूरत है, ठीक है। लड़ाई झगड़ा नहीं देखना है कि कौन किसके साथ लड़ रहा है, लेकिन मध्यकालीन इतिहास का ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। सबसे तगड़ा चीज ऐड हुआ है, स्वतंत्रता पश्चात का आपका भारत, ठीक है, स्वतंत्रता पश्चात का भारत, ये आपको जनरली नहीं पूछा जाता है, लेकिन एसआई मेंस में ये मेंशन किया गया कि स्वतंत्रता के पश्चात मतलब आफ्टर 1947, 1947 के बाद भारत में क्या घटना घटित हुई है वो आपसे पूछा जाएगा। पूछा जाएगा कि जो 552 रियासतें थी उसका विलीनीकरण कैसे हुआ, इसीलिए मेंशन है जूनागढ़, हैदराबाद, गोवा, कश्मीर का विलय कैसे किया गया। तो इसको थोड़ा सा आपको याद करने की जरूरत है, सारी चीजें फैक्ट्स में कवर होंगी, बहुत ज्यादा इसके में डीप में जाना नहीं है, ठीक है, इसको बहुत ज्यादा डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है। पूछो क्यों, क्योंकि भारत पाक युद्ध, कारगिल पढ़ लो, चिपको आंदोलन आप पढ़ते ही हैं, ठीक है, ज्योग्राफी में पढ़ते ही आप, राज्यों का पुनर्गठन आप कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते ही हैं। तो इसमें ये वाला देख के ना कि स्वतंत्रता के पश्चात का भारत, अब एक स्पेक्ट्रम खरीद लिए 1947 के बाद का, पढ़े जा रहे हैं, ठीक है, विपिन चंद्रा खरीद लिए आफ्टर 1947, अब पढ़े जा रहे हैं, नहीं भाई इसको नहीं पढ़ना है उतना ज्यादा, ठीक है। ये आपका किससे, ये जो भी आपका पूरा सिलेबस है उसमें कहीं ना कहीं ये कवर हो जाएगा। राज्यों का पुनर्गठन आप कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हो, ठीक है, भारत की अंतरिक्ष में भूमिका, इसरो आप ये कहा साइंस एंड टेक में पढ़ते ही हो, श्वेत क्रांति आप, हरित क्रांति, ठीक है, ये सारा कुछ आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। तो ये सिलेबस आपका साइंस एंड टेक, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, कहीं ना कहीं योजना आयोग, नीति आयोग, फिर ये आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात आ गई तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये वाला सिलेबस कवर हो जाएगा। तो इसके लिए आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जरूरत क्या है कि जहां से भी ये टॉपिक आप पढ़ रहे हैं इसका आपका खुद का नोट्स बना लो, इसका आप खुद का अपना नोट्स बना लो, ठीक है, उसको यहां से कवर कर लो। मैंने आपको
हिस्ट्री और आधुनिक इतिहास के लिए कुछ नहीं बताया, तो इसके लिए आप टुटेजा उठा सकते हैं। ठीक है, टुटेजा का जो सामान्य ज्ञान आता है जिसमें आपका सब कुछ रहता है, तो बस टुटेजा का वो वाला सामान्य अध्ययन उठा लीजिए। ठीक है, जिसमें प्राचीन और आधुनिक कवर कर लीजिए और मिडिवल की वो मोटी मोटी चीजें कवर कर लीजिए, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड। ठीक है, इसके बाद आपका भूगोल में आ जाते हैं, ज्योग्राफी में आ जाते हैं। तो भूगोल का एकदम सिंपल सिलेबस है, बहुत ज्यादा है नहीं। भारत के क्षेत्र फिजिकल डिवीजन आप पढ़ते ही हैं, मानसून, जलवायु, फसलें, खेती पढ़ते हैं, भारतीय शहर और स्थान प्रमुख बंदरगाह, खनिज, उद्योग, बिजली संयंत्र। तो भूगोल सिलेबस से स्टिक रहिए और पढ़ लीजिए। ठीक है, कहीं से भी पेरियार की बुक उठा सकते हैं आप, महेश बर्णवाल की उठा सकते हैं, महेश बर्णवाल की उठा सकते हैं। महेश बर्णवाल बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव होता है, उतना ज्यादा नहीं फंसना आपको उसका, जो क्योंकि ये एनसीईआरटी पे बेस्ड है, तो ना ये आप पढ़ें तो इससे क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। ठीक है, महेश बर्णवाल। तो इसमें क्या करिए आपकी बस अपना एक नोट्स तैयार कर लीजिए। इस पूरा ये बहुत मोटी बुक है, ठीक है, बहुत डीप में है, बहुत कंसेप्चुअल है, तो उतना ज्यादा जाने की आवश्यकता नहीं। कॉन्सेप्ट आप पढ़िए मानसून का, ठीक है, कॉन्सेप्ट आप पढ़िए जलवायु का, फसलें रट लीजिए आप, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान रट लीजिए आप, जनसंख्या विवरण का एक अपना नोट्स तैयार कर लीजिए। ठीक, तो महेश बर्णवाल का रेफरेंस ले सकते हैं आप इसको पढ़ने के लिए। भूगोल को अर्थशास्त्र पढ़ना है तो फिर महेश बर्णवाल की वही एनसीईआरटी वाली एक अर्थशास्त्र की भी किताब आती है, वहां से आप अर्थशास्त्र पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये अर्थशास्त्र की कहानी खत्म होगी। अर्थशास्त्र के बाद फिर भारतीय राजनीति। भारतीय राजनीति पढ़ने के लिए मैं आपको स्पेशली बोलूंगा कि पढ़ना एम लक्ष्मीकांत ही है, पढ़ना एम लक्ष्मीकांत ही है, लेकिन टॉपिक से स्टिक होकर, हिलना नहीं है वहां से। ठीक है, टॉपिक से स्टिक होकर वो भी अपना नोट्स कैसा बनाना है आपको, वन लाइनर बनाना है। ठीक है, यहां पे कॉन्सेप्ट पूछे जाने की संभावना रहेगी, तो इसलिए एम लक्ष्मीकांत प्रीफर करिए। यहां पे कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है, यहां पे आपके तथ्यात्मक क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं, आपको घुमाया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस में। तो इसलिए भारतीय राजनीति को अच्छे से पढ़िए, इसका वेटेज भी अच्छा ही रहता, ये अच्छा। और अर्थशास्त्र को ना करंट से रिलेट करके पढ़ने का अपने को। ठीक है, अर्थशास्त्र के लिए करंट अफेयर से रिलेट कर लीजिए, मुद्रास्फीति अभी क्या है, वर्तमान में क्या बैंक दर है, रेपो दर है, दुनियादारी की चीजें आप थोड़ा सा इसको करंट अफेयर से रिलेट करके पढ़िए। तो इंडियन जीएस में इतना ही चीजें हैं। ठीक है, इंडियन जीएस में आपका इतना ही चीजें हैं। ठीक है, क्या क्या मेन चीजें अपन देखें तो सामान्य विज्ञान के लिए मैंने वही बता ही दिया, फिर इतिहास है, और ये इसके लिए आपको अपना नोट्स प्रिपेयर करना है, जहां से भी आप पढ़ रहे हैं टॉपिक वाइज अपना एक नोट्स बना लीजिए। इसकी किताब खोजने के पीछे मत पागल हो जाना, और इसकी किताब से पढ़ना भी नहीं है इसको। ठीक है, इसकी किताब से इसको नहीं पढ़ना है। भूगोल अर्थशास्त्र के लिए आप महेश बर्णवाल प्रीफर कर लीजिए, अपना एक नोट्स बना लीजिए वन लाइनर टाइप का। भारतीय राजनीति के लिए एम लक्ष्मीकांत लीजिए, वहां से अपना नोट्स बना लीजिए। ठीक, इसके आगे आते हैं फिर सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स। ठीक, तो सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स के लिए मैं अर्जुना प्रीफर करता हूं, और यही मैं बताता भी हूं। ठीक है, अर्जुना क्लासेस बिलासपुर का करंट अफेयर्स का आपका हमेशा एक 3 महीने में 6 महीने में वार्षिक आते रहता है उनका एडिशन, तो वो उठा लीजिए और वहां से पढ़ लीजिए। ठीक है, करंट अफेयर्स। अब देखिए इसमें करंट अफेयर्स और भारतीय कला संस्कृति को भी ऐड कर दिया। ठीक है, जो मैं मध्यकालीन इतिहास में बोला कि आर्ट एंड कल्चर नहीं छोड़ना है, वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि भारतीय आर्ट एंड कल्चर एग्जाम में आएगा। ठीक है, और बाकी आपका करंट अफेयर से रिलेटेड है। थोड़ा सा आईआर का पोर्शन भी है, भारत और उसके पड़ोसी देश। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन। तो इंटरनेशनल रिलेशन में आपको देखना है कौन सा समिट कहां हो रहा है, मोदी जी कहां कहां जा रहे हैं, ठीक है, कहां कहां उड़ रहे हैं, उनका सुबेरे कहां हो रहा है, उनका शाम कहां हो रहा है। तो ये थोड़ा सा आपको इंटरनेशनल रिलेशन में देखना पड़ेगा। इसके बाद आ जाइए छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ का भी अच्छा बड़ा तगड़ा सिलेबस है आपका। तो छत्तीसगढ़ के सिलेबस में इन्होंने क्या क्या ऐड किया, छत्तीसगढ़ के सिलेबस में इन्होंने राजनैतिक इतिहास ऐड कर दिया है। ठीक है, तो राजनीतिक इतिहास आप पढ़ ही सकते हैं कि क्या क्या छत्तीसगढ़ बना कैसे, कहां कहानी क्या घटित हुई, स्वतंत्रता आंदोलन ऐड है आपका। तो ठीक है, पूरा छत्तीसगढ़ का इतिहास एक लाइन में मान लो इसको। फिर पूरा आपका ट्राइबल, आर्ट एंड कल्चर, त्योहार, व्यंजन, शासकीय सांस्कृतिक महोत्सव, इस पे फोकस करना है भैया। शासकीय सांस्कृतिक महोत्सव पे फोकस करना है, कोई भी महोत्सव छूट ना जाए आपसे। ठीक है, काका हमारे कब उड़े हैं, कहां उड़ के पहुंचे हैं, कौन सा फीता काटे हैं। ठीक है, फीता काटने के बाद कौन सा सांस्कृतिक महोत्सव प्रारंभ हुआ है, कहां पे होता है, कब होता है, क्यों होता है, आयोजन कौन करवाता है, ये सारा इंपॉर्टेंट रहेगा, इससे क्वेश्चन बनेगा आपका। ठीक है, ये करंट से रिलेट करके ही पढ़ पाएंगे आप, शासकीय सांस्कृतिक महोत्सव। ठीक, खेल कूद वाला क्वेश्चन आप जैसे कि सीजीपीएससी में देखे ही थे हम लोग कि खेल कूद से भी क्वेश्चन आ गया था, करंट से रिलेट करके खेल कूद आया था। तो ये शासकीय महोत्सव और
खेल कूद, ये इसको करंट से रिलेट कर लेना, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे आपसे बन सकते हैं। इसके बाद छत्तीसगढ़ का भी वही क्वेश्चन कि आफ्टर इंडिपेंडेंस छत्तीसगढ़ में क्या क्या कहानी घटित हुई। तो स्वतंत्रता के पश्चात छत्तीसगढ़ का आर्थिक विकास देखिए कि कहाँ पे क्या उद्योग स्थापित हो रहे हैं, खेती में क्या किए, सिंचाई में क्या किए, सामाजिक, राजनीतिक, औद्योगिक और समग्र विकास। तो इस टॉपिक को लेकर भी आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की नीड नहीं है। अगर आप पूरा छत्तीसगढ़ एकदम बेहतरीन टाइप से पढ़ते हैं, ठीक है, चीजें आपको क्लियर है, फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट कवर किया हुआ है आपने, तो ये टॉपिक आपको अपने आप कवर हो जाएगा, इसके लिए आपको लोड लेने की आवश्यकता है नहीं। इसके बाद छत्तीसगढ़ का भूगोल है, नदी, जंगल, पहाड़, पर्यटन स्थल। पर्यटन स्थल से क्वेश्चन आएंगे। पर्यटन स्थल के लिए आप जो भी किताब प्रिफर कर रहे हैं, हिंदी ग्रंथ अकादमी का किताब प्रिफर कीजिएगा, वरना वही होगा कि रामगढ़ की पहाड़ी आपका कहां, बस्तर में चली जाएगी, बस्तर की कुछ चीजें सरगुजा में आ जाएंगी और आप बाद में क्लेम भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए पर्यटन स्थल से क्वेश्चन आते हैं। पर्यटन स्थल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके लिए ऑथेंटिक किताब से पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे कि क्वेश्चन आया हुआ था सीजीपीएससी में, महादेव पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो महादेव पहाड़ी कहाँ स्थित है, जसपुर में स्थित था, ठीक है। आधे से ज्यादा लोगों को ये चीज पता ही नहीं थी। तो इसके पर्यटन स्थल के लिए तगड़ा आपको तैयारी चाहिए। इसका एक अपना लाइन, एक 1 पेज में अपना नोट्स बना लो, प्रमुख प्रमुख पर्यटन स्थल, क्योंकि इतना तैयारी तो हम लोग कर ही चुके हैं कि बहुत सारी चीजें हमको याद ही रहती है, ठीक। तो ये पर्यटन स्थल क्लियर कर लो। छत्तीसगढ़ में उद्योग, कृषि, व्यापार, वाणिज्य छत्तीसगढ़ के इकोनॉमिक्स से कवर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व एवं उनका योगदान, तो इसमें मेंशन करना है कि काका के करीबी कौन है, या काका की संस्था से करीबी कौन कौन है, काका की पार्टी से करीबी कौन कौन है, तो उससे क्वेश्चन आने की संभावना आपकी बढ़ जाएगी। ऐसा होता नहीं है, लेकिन करंट में वही चलेंगी चीजें, ठीक है, करंट में वही चलेंगी, तो इसलिए आपका वहां से क्वेश्चन आना स्वाभाविक है। जैसे आपसे पंडित सुंदरलाल शर्मा का क्वेश्चन कर सकता है, डॉक्टर खूबचंद बघेल का क्वेश्चन कर सकता है, चंदूलाल चंद्राकर से रिलेटेड कुछ चीजें पूछी जा सकती है। तो ये छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व एवं उनके योगदान में आपको देखना रहेगा, ठीक। इसके बाद कुछ नई चीजें शामिल है जिसका हम लोग थोड़ा सा नहीं ऐसा इमेजिन कर पा रहे थे कि ये चीजें भी आ जाएंगी एसआई के सिलेबस में। मानवाधिकार, ठीक है, तो एसआई बनने के बाद की जो जो चीजें हैं वो आपसे पहले ही पूछ ले रहे हैं, ठीक है। मानव अधिकार के बारे में पूछ ले रहे हैं ताकि आप एसआई बन करके मानव अधिकार संबंधित कुछ गलतियां ना कर बैठे। यातायात में अगर आपकी पोस्टिंग हो गई तो दाएं चल, बाएं चल, हरा लाल पीला लाइट के बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे, प्रदूषण एवं जलवायु परिवर्तन, वन्य जीव संरक्षण, ये 2 टॉपिक आपका अलग से है। वन्य जीव संरक्षण के लिए आप ये मतलब बेसिकली आपको इसमें क्या पढ़ना है, ये जो एक्ट्स हैं उनको ही कवर करना है, ठीक है। इनसे रिलेटेड जो अधिनियम है, ठीक है, इनसे रिलेटेड जो कानून में प्रावधान है, ठीक है, अधिनियम क्या प्रावधान है, तो ये एक्ट कवर करना है आपको। मानव अधिकार का जो एक्ट है वो पढ़ लीजिए, यातायात से रिलेटेड जो भी एक्ट है वो पढ़ लीजिए, ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी के जो भी मुद्दे हैं उससे रिलेटेड अधिनियम, प्रावधान, एक्ट क्या है, प्रदूषण एवं जलवायु परिवर्तन, वन्य जीव संरक्षण, तो इसमें बेसिकली आपको पूरा एक्ट कवर करना है, ठीक है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आएंगे, इसी ओरिएंटेशन में क्वेश्चंस आएंगे, ठीक। तो ये आपका अनएक्सपेक्टेड था ये सिलेबस, इस सिलेबस पे ध्यान दीजिएगा, इस सिलेबस से क्वेश्चन आने का भी वेटेज ज्यादा रहेगा, ठीक है। बाकी अगर भूगोल से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं तो हो सकता है कि इन टॉपिक से आपके एक टॉपिक से एक क्वेश्चन तो तय है, 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आपके यहां से बन जाएंगे। इस पे विशेष फोकस करना आपको, मैंने इस पे 4 स्टार मार्क कर दिया, ठीक है, एकदम 4 स्टार चीज है, इसको देख के ही जाना है आपको, इसको आप छोड़ नहीं सकते, बिल्कुल भी गलती नहीं कर सकते इसको छोड़ने का, ठीक है। इसके बाद फिर आपका एप्टीट्यूड टेस्ट है, तो मैंने आपको जीएस के बारे में बता दिया। एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए मैं जगदीश पांडे सर को इनवाइट करता हूं, वो आपको एप्टीट्यूड से रिलेटेड चीजें क्लियर करेंगे, मैथ्स रीजनिंग से रिलेटेड चीजें क्लियर करेंगे, क्योंकि इस पेपर का वेटेज 200 है, तो ये बनना मस्ट है आपसे, ठीक है। आइए सर। थैंक यू सर। सर ने तो आप लोगों को बहुत ही डिटेल में सब कुछ बता ही दिया है। तो ये मेरा सब्जेक्ट है एप्टीट्यूड टेस्ट, तो इसको मैं ही बता देता हूं आपको कि क्या करना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। देखिए इसमें क्या है, एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड इसमें देखिए मैथ्स बिल्कुल अलग चीज होती है, एप्टीट्यूड बिल्कुल अलग चीज होता है। ये मैं अपनी क्लास में बताते रहता हूँ कि एप्टीट्यूड क्या होता है। तो ये एप्टीट्यूड में आपका रीजनिंग और जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है जिसको हम मैथ्स बोलते हैं, मैथ्स और रीजनिंग, वो दोनों है। ये 200 नंबर का पेपर है और यही पेपर आपको रिजेक्शन या सिलेक्शन दिलाएगा। अब क्यों ऐसा है? क्योंकि इतिहास भूगोल का क्या है, जीएस वाला जो पार्ट है
वो ठीक है, अगर आसान आया तो सब बच्चे बना सकते हैं उसको, अगर डिफिकल्ट आ गया, मुश्किल आ गया तो किसी से नहीं बनता। तो ये क्या है, ये सबसे बनेगा, ये ना आसान होता है ना ये मुश्किल होता है, ये आपने पढ़ा हुआ है, अच्छे से प्रैक्टिस कर रखा है तो आप 200 का 200 करके आओगे। 200 नंबर का है ये, ठीक है ना। ये पेपर जो है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट, ये 200 नंबर का है। अगर आपने ढंग से पढ़ रखा है तो 200 का 200 यहां से होना तय है। जीएस में ऐसा बिल्कुल नहीं है, डिफिकल्ट आ गया, पेपर मुश्किल आ गया तो किसी से नहीं होगा। लेकिन इसमें क्या डिफिकल्ट करेगा, देखिए क्या है, पहला टॉपिक क्या ले रखा है, पहला टॉपिक ले रखा है एनोलॉजी। एनोलॉजी है, ठीक है। अब एनोलॉजी में क्या ही मुश्किल पूछ लेगा, क्या ही मुश्किल पूछ लेगा, कुछ भी नहीं पूछा जा सकता, ठीक है। तो ये देखना है कि सादृश्यता किसका, अक्षर और संख्या का हो जाएगा, प्रतीक का हो सकता है, या आपको कोई इमेज दिया जा सकता है, या अर्थ आधारित दिया जा सकता है। ये 3-4 टाइप का होता है एनोलॉजी, मैं इसको अच्छे से करा देता हूं। सेकंड कोडिंग डिकोडिंग है। कोडिंग डिकोडिंग आप सबने पहले पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ रखा है तो कोई बात नहीं, इसको आप आराम से पढ़िए, आसानी से हो जाता है। क्लासिफिकेशन, ये भी एनोलॉजी जैसा ही है, क्लासिफिकेशन बिल्कुल एनोलॉजी जैसा ही है। ये सीरीज है, सीरीज बहुत ही आसान टॉपिक होता है, अगर ढंग से मैं बता दिया जाए इसको तो आप, हाँ सीरीज में 4-5 क्वेश्चन अगर आए तो आप 5 के 5 आसानी से कर सकते हो। रैंकिंग है, रैंकिंग है बिल्कुल एकदम सिंपल सा टॉपिक होता है रैंकिंग, ठीक है। ये दिशा और दूरी है, दिशा और दूरी बिल्कुल आसानी से आप, हर बच्चा बना लेता है दिशा और दूरी। अनुपलब्ध संख्याएं, कोई मिसिंग नंबर कर देगा, मिसिंग नंबर वाला एक सवाल आ जाएगा। हाँ ये है, देखो मिसिंग नंबर वाला, अनुपलब्ध संख्याएं, संख्याएं और आधारित आव्यूह आरेख। ऐसा क्या होता है ना, टेबल बना देता है, टेबल बना देता है, टेबल में से कोई एक नंबर गायब रहेगा, क्वेश्चन मार्क रहेगा, उसकी जगह बताना रहेगा। वेन डायग्राम है, मतलब ये देख रहे हो ना सारा ऊपर से स्टार्टिंग से अभी तक ये 10 टॉपिक पूरा, ये पूरा क्या है यहाँ तक पहेली तक, ये पूरा रीजनिंग है, रीजनिंग। ये देखो डेटा पर्याप्तता, डेटा सफिशियंसी इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं, 11वां टॉपिक डेटा पर्याप्तता, डेटा सफिशियंसी, ठीक है। ये गैर मौखिक होता है, नॉन वर्बल, नॉन वर्बल रीजनिंग का पार्ट होता है। इसमें पेपर कटिंग, फोल्डिंग, क्यूब, डाइस गिनती ऐसा बना देता है कि कितने ट्रायंगल हैं, कितने स्क्वायर हैं, कितने, ये गिनती विनती वाला होता है, ठीक है। ये बहुत आसान होता है सारा, मतलब बिल्कुल इजी है, सारा रीजनिंग का टॉपिक है। यहाँ डेटा सफिशियंसी, ये जो है ये घन, डाई, संगणती, संचालन आदि, ये डेटा सफिशियंसी जो है ये मैथ्स में भी कई बार आ जाता है और रीजनिंग में भी आ जाता है। उसके बाद देखिए 13वां टॉपिक जो है ये यहाँ से पूरा ये मैथ्स वाला है, मात्रात्मक योग्यता, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यही है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अब इसमें क्या पढ़ना है हम लोगों को, ये देखो सिंप्लीफिकेशन है, दशमलव भिन्न है, अनुपात समानुपात है, प्रतिशतता है, औसत है, लाभ हानि है, ठीक है, काम समय है, मेंसुरेशन है, समय और दूरी है, और ये समीकरण है, मतलब अलजेब्रा है सिंपल। तो ये सारा पढ़ना है, मतलब पूरा पूरा जो हमारा सिंपल अरिथमेटिक होता है, अरिथमेटिक वाला पार्ट जो है वो पूरा कवर कर रखा है, ठीक है। पूरा अरिथमेटिक आपको पढ़ना है, आपको एडवांस मैथ्स नहीं पढ़ना है, आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ना है, आपको ज्योमेट्री नहीं पढ़ना है, मेंसुरेशन करना है तो मेंसुरेशन यहाँ पे लिख दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे समीकरण लिख दिया गया है, समीकरण लिख दिया गया मतलब आपको अलजेब्रा भी पढ़ना है, ठीक है। अब उसके बाद लास्ट फिर से ये रीजनिंग का टॉपिक आ जाता है, तार्किक और विश्लेषणात्मक तर्क, ठीक है। कैलेंडर एक टॉपिक लिखा हुआ है, कैलेंडर बढ़ा दूंगा मैं अच्छे से आप लोगों को। रिश्तों की समस्याएं, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, ये सब आ जाएगा, ये सब लाइन ग्राफ, पाई चार्ट ये इसमें आ जाएगा आपका। हाँ चलिए ठीक है, सारा ये मैथ्स का ही है, इसके रीजनिंग में नहीं लेंगे, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट वगैरह ये मैथ्स का पार्ट है, ये मैथ्स में आ जाएगा। कैलेंडर रीजनिंग का पार्ट है, रीजनिंग में आ जाएगा। तो आपको ये 200 नंबर में, मतलब ये मान के चलिए कि 100 नंबर का मैथ्स हो जाएगा और 100 नंबर का रीजनिंग हो जाएगा, या थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, ऐसा लिखा तो नहीं है कौन कितने नंबर का आ जाएगा। तो इसके बाद का क्या है सिलेबस, हाँ इसके बाद जो स्पेशल कुछ उनकी रिक्वायरमेंट थी उसके लिए, ठीक है ना, वो जो स्पेशल वाला टॉपिक दिया हुआ था, जैसे प्लाटून कमांडर वगैरह के लिए कुछ शायद स्पेसिफिकेशन था, तो ये अलग से पढ़ना है उन्हीं बच्चों के लिए जिन्होंने अलग से ये फॉर्म भर रखा होगा, वो दे रखा होगा कि हाँ हमें ये करना है वाला, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ये सबको कॉमन नहीं है, ये सबको नहीं पढ़ना है। तो इस बात का पूरा ध्यान रखना है, कहीं आप पढ़ने बैठ गए मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, कॉन्टिन्यूटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रल, ये सब 12th वाला मैथ्स है, ये सब नहीं पढ़ना है आप लोगों को। प्रोबेबिलिटी, सेट्स, ठीक है, ये स्पेशल है, ये जो अलग से रिक्वायरमेंट है किसी किसी पोस्ट के लिए, ये उन बच्चों को पढ़ने दीजिए आप इसमें मत भिड़ जाइएगा, केमिस्ट्री में आप लगे पढ़ने ये सब, ठीक है, बिल्कुल भी ये सब आप लोगों को नहीं पढ़ना है। तो ये देखो एकदम शानदार, बहुत अच्छा मौका है आप लोगों के पास, और हम लोगों की
हम लोगों की पूरी कोशिश होगी कि हमारे पास जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका 100% सिलेक्शन करा दिया जाए। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई कि 15 टॉपिक है, 200 नंबर का है, तो आप ये मान के चलिए कि अगर मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को तो ये 200 में 200 आना तय है। 100% 200 में 200 आ जाएगा। और बाकी हमारी पूरी अरिहंत टीम है जीएस के लिए, एक एक चीज आप लोगों को हम लोग पढ़ा रहे हैं, एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग करा रहे हैं, तो सब कुछ हो जाएगा। तो आपका सिलेक्शन का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा अगर आप हमसे सही टाइम पे जुड़ जाते हो तो। अभी हमारी क्लासेस एक आध महीना हुआ है रन करते हुए हम लोगों को, ये जो एसआई का मेंस का जो बैच हो रहा है, तो अभी भी बहुत लेट नहीं हुआ है। जो बच्चा ज्वाइन करना चाहता है हमारी ऑफलाइन क्लासेस, वो गांधीनगर हमारा इंस्टीट्यूट है, गांधीनगर में, अंबिकापुर गांधीनगर में आकर ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है एप्टीट्यूड टेस्ट का। इसमें जो 15 टॉपिक हैं बिल्कुल बहुत ही आसान है और बहुत ही शानदार तरीके से मैं सारी चीजें पढ़ाता हूँ। आप लोग अगर क्लास करोगे या मैंने वीडियोज यूट्यूब पे डाल रखी है देखोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। तो फिर ठीक है, बस इतनी सी बात। थैंक यू।